मित्रों, मैं दशरथ वर्मा अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकादमी पर आप सबका स्वागत करते हैं। आपको पिछले वीडियो में पाचन तंत्र से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज श्रृंखला प्रथम प्रस्तुत की गई। आज उसी से संबंधित दूसरी टेस्ट सीरीज श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। पहला क्वेश्चन है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। आपको पाचन तंत्र में पढ़ाया गया कि पोषक तत्व कौन होते हैं और उनका पाचन कैसे होता है। इसमें आइए पहला ऑप्शन है विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन एवं खनिज लवण हम जानते हैं कि जो हमारा जो भोजन होता है वह भोजन संतुलित कब होता है, जब उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण व न्यूक्लिक अम्ल संतुलित मात्रा में होते हैं। उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। उस भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों का शरीर में भिन्न भिन्न महत्व होता है। इसमें पहला है विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन एवं खनिज लवण, विटामिन के बारे में आपको बताया गया कि विटामिन क्या है? हमारे आहार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनकी अल्प मात्रा हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाओं के नियमन एवं नियंत्रण के लिए पर्याप्त होती है। इसी कारण विटामिन व खनिज लवण को क्या कहा जाता है? शरीर का सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, तो इसका उत्तर होगा विटामिन व खनिज लवण। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया कि विटामिन में से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इनकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के नियमन एवं नियंत्रण के लिए क्या होती है? पर्याप्त होती है। दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, या इसे क्या कहा जाता है? तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और इससे हमारे शरीर के लिए तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा है प्रोटीन। ये भी हमारे संतुलित आहार का महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को कहते हैं, इसे शरीर का निर्माणात्मक तत्व कहते हैं। शरीर का निर्माणात्मक तत्व कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कब ऊर्जा प्राप्त होती है? जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तब प्रोटीन के विघटन से क्या है? ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के 1 ग्राम से भी कार्बोहाइड्रेट के बराबर 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रोटीन क्या है? हमारे आहार का महत्वपूर्ण घटक है, जिसे क्या कहते हैं? शरीर का निर्माणात्मक तत्व कहते हैं। चौथा ऑप्शन आइए वसा। चौथा ऑप्शन क्या है? वसा। वसा भी हमारे संतुलित आहार का महत्वपूर्ण घटक होती है। और ये होती क्या है? जो हम भोजन लेते हैं, तो उस भोजन में क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, उससे हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जो आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट होती है, वो क्या होती है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट, एक मोनोसेक्राइड्स है। तो आवश्यकता से अधिक जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में होती है, वो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर कोशिकाओं में संचित हो जाती है। किसमें संचित हो जाती है? कोशिकाओं में संचित हो जाती है। इसे कहा जाता है वसा। इसे क्या कहा जाता है? वसा। तो जब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा शरीर को नहीं मिल पाती है, तो वसा के अपघटन से क्या है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार ये क्या है? हमारे शरीर का रिजर्व संचित ऊर्जा का स्रोत है। कौन ऊर्जा का स्रोत है? संचित ऊर्जा का स्रोत है।
और इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में 2.5 गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.30 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर मिला, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? विटामिन व खनिज लवण। ये क्या है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ये ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पोषक तत्व है, और वसा शरीर का संचित ऊर्जा का स्रोत है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? इसका पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में। न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, पाचन तंत्र में आपको पढ़ाया गया कि न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाले एंजाइम जो होते हैं, पक्वाशय से जुड़ी हुई जो अग्नाशयी ग्रंथि होती है, उस अग्नाशय के द्वारा स्रावित क्या है? न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा होता है। अग्नाशय द्वारा स्रावित किस एंजाइम के द्वारा होता है? न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा होता है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और क्या? अग्नाशयिक रस में उपस्थित न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियेजेज एंजाइम के द्वारा होता है। ये न्यूक्लियेजेज एंजाइम करता क्या है? जो भोजन की न्यूक्लिक अम्ल होती है उसको किसमें? क्रमशः न्यूक्लियोटाइड्स व न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देता है, सरल घुलनशील अणुओं में। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में कौन एंजाइम महत्वपूर्ण कार्य करता है? न्यूक्लियेजेस। दूसरा है वसा के पाचन में। दूसरा क्या है? वसा के पाचन में। तो वसा के पाचन में जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे अमाशय में क्या है? अमाशय में से स्रावित क्या होता है? जठर लाइपेज होता है। अमाशय से स्रावित क्या होता है? जठर लाइपेज होता है। अग्नाशय से स्रावित क्या होता है? अग्नाशय से स्रावित स्टेप्सिन होता है या अग्नाशयिक लाइपेज होता है। और छोटी आंत से स्रावित क्या होता है? आंतरीय लाइपेज होता है। इस प्रकार ये क्या करते हैं? जठर लाइपेज, अग्नाशयिक लाइपेज और आंतरीय लाइपेज वसा के पाचन का कार्य करते हैं। दूसरा है प्रोटीन के पाचन में। प्रोटीन के पाचन में अब आइए देखिए, हमारी आहार नाल में प्रोटीन के पाचन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं, इसमें पहला एंजाइम कहाँ है? आपके अमाशय से स्रावित होता है, जिसमें 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ये क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। और प्रोटीन किन सरल अणुओं में टूटती है? पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में टूटती है। आइए, जब भोजन आगे जाता है तो पक्वाशय से क्या जुड़ी होती है? मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय जुड़ी होती है। और अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन का स्राव होता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का स्राव होता है। और यही ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के पाचन का कार्य करता है। कहाँ करता है? डुओडेनम या पक्वाशय में प्रारंभ करता है। किसके कारण? यकृत रस के कारण। किसके कारण? पित्त रस या यकृत रस के कारण ये प्रोटीन क्या होती है? ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा क्या है? पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में टूट जाती है। इस प्रकार ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में। इसका उत्तर क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। आइए, चौथा ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में तो हमारी आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से स्रावित टायलिन एंजाइम से ही प्रारंभ होता है। मुख गुहा से स्रावित टायलिन एंजाइम में से ही प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए मुख गुहा से स्रावित टायलिन एंजाइम होता है। अमाशय से कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए किसी भी पाचक विकर का स्राव नहीं होता है। उसके आगे जब भोजन बढ़ता है तो अग्नाशय से क्या है? अमाइलाप्सिन। अग्नाशय से अमाइलाप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद छोटी आंत के द्वारा स्रावित क्या है? सुक्रेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित क्या है? एंजाइम है। इस प्रकार आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और यह जटिल प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है?
सरल घुलनशील प्रोटीन पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में तोड़। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन रोग होता है? तीसरा क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आइए, हमने विटामिन पढ़ा है, इसमें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? अर्गोस्टेरॉल या कैल्सीफेरॉल। अर्गोस्टेरॉल या कैल्सीफेरॉल या एंटी रेकेट्स विटामिन या इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो ये क्या है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसका इसका पहला ऑप्शन है ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया। तो आपके इसमें न्यूनता में विटामिन डी की न्यूनता में जो प्रभाव होता है शरीर में, बताया गया कि अगर विटामिन डी की कमी होती है अर्थात कैल्शियम का अवशोषण सुचारू रूप से नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है? बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। और वयस्कों में क्या हो जाता है? ओस्टियोमैलेशिया हो जाता है। ओस्टियोमैलेशिया में क्या है? अस्थियां कोमल एवं भंगुर हो जाती हैं। अस्थियां क्या होती हैं? कोमल एवं भंगुर हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी दशा को कहते हैं ओस्टियोमैलेशिया। तो आपका उत्तर निकला कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमैलेशिया होता है। ऑस्टियोमैलेशिया होता है। फिर क्या है? दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स। अभी बताया गया कि जब बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स या सूखा रोग होता है। रिकेट्स या सूखा रोग होता है जिसमें हड्डियां क्या होती हैं? हड्डियों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। और क्या होता है? कैल्शियम का अवशोषण न होने से क्या है? शरीर क्या हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है। आंखें बाहर निकल आती हैं और उदर भाग फूल जाता है। तीसरा ऑप्शन है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस ये भी क्या है? एक रोग है। कैसा रोग है हम जानते हैं, आगे वाले वीडियो में पढ़ाया जाएगा कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। और ये अंतःस्रावी तंत्र किससे मिलकर बना होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। उसमें एक अंतःस्रावी ग्रंथ होती है पैराथायराइड। क्या होती है? पैराथायराइड होती है। तो पैराथायराइड से पैराथार्मोन हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पैराथार्मोन हार्मोन का स्राव होता है जो हमारे रक्त में कैल्शियम के अवशोषण का नियमन नियंत्रित करता है। तो जब पैराथार्मोन हार्मोन का अतिस्रावण होता है, क्या होता है? जब अतिस्रावण होता है तो अतिस्रावण होने से हमारे क्या है? शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी होने से अस्थियां क्या हो जाती हैं? कोमल हो जाती हैं। और उसी अवस्था को क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो पैराथार्मोन हार्मोन के अतिस्रावण के कारण होता है। पैराथार्मोन के अतिस्रावण के कारण कौन सा रोग होता है? ओस्टियोपोरोसिस। और चौथा ऑप्शन है एनीमिया। एनीमिया मतलब कहते हैं इसे रक्ताल्पता कहते हैं। हमारे शरीर में रुधिर की कमी। तो हमारे शरीर में रुधिर की कमी कब होती है? हमारे शरीर में रुधिर की कमी होती है विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B11 या फोलिक अम्ल की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो कौन रोग हो जाती है? एनीमिया रोग हो। एनीमिया मतलब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इसी अवस्था को रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं। इस प्रकार आपका उत्तर मिला कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमैलेशिया में अस्थियां कोमल व भंगुर हो जाती है। अस्थियां कोमल व भंगुर हो जाती है। अगला है चौथा क्वेश्चन है कि अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है? अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसमें अभी बताया गया कि अग्नाशयिक रस किससे? अग्नाशयिक रस में क्या होते हैं? पाचक विकर होते हैं। और इन पाचक ये जो पाचक विकर होते हैं भोजन के समस्त अवयवों का पाचन करते हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे न्यूक्लिक अम्ल हो। इसी कारण अग्नाशय को शरीर की मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। इसे पूर्ण पाचक ग्रंथ भी कहा जाता है। इसे पूर्ण पाचक ग्रंथ कहा जाता है। पूर्ण पाचक का मतलब कि अग्नाशय से जो स्रावित विकर होते हैं वो भोजन के समस्त अवयवों का पाचन करते हैं, चाहे भोजन की प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे न्यूक्लिक अम्ल हो। इन सब का पाचन किसके द्वारा होता है? अग्नाशयिक रस में उपस्थित पाचक विकरों द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रोटीन।
नहीं, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या, प्रोटीन एवं वसा, ये भी नहीं, प्रोटीन एवं वसा इसका पाचन नहीं। और क्या होता है, प्रोटीन और वसा, इसका क्या है, उत्तर नहीं है। तीसरा ऑप्शन प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट। तो जो तीसरा ऑप्शन है कि प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है, कह रहा है अग्नाशयिक रस किसके पाचन में सहायक होता है, तो अग्नाशयिक रस भोजन के समस्त अवयव के पाचन में सहायक होता है। इसका ऑप्शन क्या, प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट, ये प्रश्न का उत्तर है, ये विकल्प यही सही है। और चौथा है कि प्रोटीन व कार्बोज, कार्बोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस प्रकार प्रोटीन व कार्बोज ये भी क्या है, प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि अग्नाशयिक रस भोजन के संपूर्ण अवयव का पाचन करता है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हुआ, प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा ऊतक है, निम्न में कौन सा ऊतक है। आइए हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं सबका शरीर जो होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और कोशिका को ही शरीर की क्या कहती हैं, मूल इकाई कहा जाता है। कोशिका को ही शरीर की मूल इकाई कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, ऊतक बनता है। कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है। ऊतक की परिभाषा क्या है, समान संरचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। समान संरचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो आइए इसका ऑप्शन क्या है, पहला फेफड़ा है। फेफड़ा क्या है, हमारे शरीर का आंतरिक अंग है जो श्वसन का कार्य करता है। जो किसका कार्य करता है, श्वसन का, इसलिए फेफड़ा क्या है, अंग है। अंडाशय क्या है, अंडाशय हमारे शरीर का अंग है जो क्या है, अंडाशय क्या है, हमारे शरीर का क्या है, प्रमुख अंग है, जिसे मादा जननांग कहते हैं। मादा जननांग का प्रमुख जो है भाग क्या होता है, प्रमुख अंग क्या होता है, अंडाशय होता है, जिससे अंडाणुओं का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार अंडाशय क्या है, एक मादा जननांग है। और तीसरा ऑप्शन है वृक्क। वृक्क क्या है, हमारे शरीर का आंतरिक अंग है जो रुधिर को छानने का कार्य करता है, जो रुधिर को छानने तथा मूत्र के निर्माण का कार्य करता है। इस प्रकार वृक्क भी हमारे शरीर का आंतरिक अंग है। और चौथा ऑप्शन है रक्त। रक्त जो होता है हमारे शरीर का एक तरल ऊतक है। रक्त क्या है, रक्त और लसिका हमारे शरीर में क्या है, ये एक तरल ऊतक है। ये क्या है, तरल ऊतक है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर मिला कि निम्न में से कौन सा ऊतक है, तो इसका क्या है, रक्त क्या है, एक ऊतक है। कैसा ऊतक है, तरल ऊतक है, जो कहाँ है, रुधिर वाहिनियों में, जिसका परिसंचरण होता है। इस प्रकार पांचवें का उत्तर क्या मिला, रक्त मिला। अब आइए छठा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पारिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं, ये वीडियो में बताएगा, शुरू वाले वीडियो में बताएगा। इसमें पहला ऑप्शन है पार्श्वदंती, एक बार दंती, समदंती। पार्श्वदंती ये है नहीं, पार्श्वदंती, पार्श्व मनुष्य में दांत जो पार्श्व में स्थित नहीं होते, ये गलत है। एक बार दंती, मनुष्य के जीवन में एक बार दांत नहीं निकलते, गलत है। समदंती, मनुष्य में सभी दांत एक समान नहीं होते, इसलिए पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। पार्श्वदंती, एक बार दंती, समदंती, ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गर्तदंती, द्विबार दंती, विषमदंती। पढ़ाया गया पाचन तंत्र के वीडियो में पढ़ाया गया कि गर्तदंती, हाँ, मानव के दांत गर्तदंती होते। गर्तदंती का मतलब मानव के दांत अस्थियों से गहराई से, जबड़ों की अस्थियों से गहराई से जुड़े होते हैं, इसे क्या कहते हैं, गर्तदंती। दूसरा, मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, इसी क्रिया को द्विबार दंती कहते हैं। पहले बार निकलने वाले दांतों को दूध के दांत कहा जाता है, इनकी संख्या 20 होती है। और दूसरे बार निकलने वाले दांतों को क्या कहा जाता है, अस्थाई दांत कहा जाता है, और इनकी संख्या क्या होती है, 32 होती है। इनकी संख्या क्या होती है, 32 होती है। फिर विषमदंती, मनुष्य की मुख गुहा में जो दांत होते हैं सभी दांत एक समान नहीं होते हैं, सबकी संरचना एवं कार्य अलग होता है, इसी को क्या कहा जाता है, विषमदंती कहा जाता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, मनुष्य के दांत गर्तदंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं और विषमदंती होते हैं। अगला है ऑप्शन सी, गर्तदंती, द्विबार दंती, समदंती। गर्तदंती नहीं होते, द्विबार दंती, गर्तदंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, लेकिन समदंती नहीं होते हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन है पार्श्वदंती, समदंती, गर्तदंती। तो मनुष्य के दांत ना तो पार्श्वदंती होते हैं ना तो समदंती होते हैं, गर्तदंती होते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत है।
इस प्रकार प्रश्न का उत्तर हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करता है? तो मानव दंत विन्यास को वर्णित करने वाला ऑप्शन बी है, गर्तदंती, द्विबार दंती और विषम दंती। एक बार गर्तदंती मतलब जबड़ों की अस्थियों से मजबूती से जुड़े होना, द्विबार दंती मनुष्य के जीवन में 2 बार दांतों का निकलना, विषम दंती मतलब मनुष्य के दांतों की संरचना भिन्न भिन्न होना। ये क्या है? मानव दंत विन्यास की विशेषता है। मित्रों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि लीवर कुहन प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का स्रावण करती हैं? लीवर कुहन प्रागुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का स्रावण करती हैं? इसमें पहला क्या है? रजत रंजी कोशिकाएं। रजत रंजी कोशिकाओं को कहा जाता है अर्जेंटेफिन कोशिकाएं। अर्जेंटेफिन कोशिकाओं से गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव होता है। फिर दूसरा क्या है? पैनथ कोशिकाएं। पैनथ कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? छोटी आंत में जो आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्रिप्ट साफ लीवर कुहन के आधारों में पैनथ की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे लाइसोजाइम का स्राव होता है। जिनसे किसका स्राव होता है? लाइसोजाइम का स्राव होता है, जो क्या करती हैं? भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। पैनथ कोशिकाओं से लाइसोजाइम का स्राव होता है जो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। जाइमोजिन कोशिकाएं, जाइमोजिन कोशिकाओं से पाचक रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पाचक रसों का स्राव होता है। और कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? कुप्फर कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं जो मृत आरबीसी का विघटन करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार 7वें प्रश्न का उत्तर हुआ कि लीवर कुहन प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का स्राव करती हैं? तो उत्तर है पैनथ कोशिकाएं। कहाँ पाई जाती हैं? आंतरिक ग्रंथियों में पाई जाती है। आंतरिक ग्रंथियों में जो क्रिप्ट ऑफ लीवर कुहन होती है उसके आधारों में पैनथ की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनसे लाइसोजाइम का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक 2 वर्ष के शिशु को कीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वहां दंत परीक्षण कर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे? आपको बताया गया कि एक 2 वर्ष के शिशु को कीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वहां दंत परीक्षक ने परीक्षण कर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के कितने दांत थे? 20 दांत थे। अर्थात उसमें कौन दांत निकले हुए थे? अस्थायी दांत या दूध के दांत निकले हुए थे। तो दूध के दांतों में जो अग्र चर्वणक दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा। पहला क्या है? रदनक दांत पाए जाते हैं। अस्थायी दांतों में रत्नक दांत पाए जाते हैं, ये गलत उत्तर है। दूसरा है कृंतक दांत। अस्थायी दांतों में कृंतक दांत भी पाए जाते हैं, ये भी गलत है। चर्वणक दांत, अस्थायी दांतों में चर्वणक दांत भी पाए जाते हैं। चूंकि अस्थायी दांत का फार्मूला है 2103, जिसमें जो क्या होता है, मतलब रदनक दांत अनुपस्थित होता है, कृंतक अनुपस्थित होता है, चर्वणक उपस्थित होता है, केवल अग्र चर्वणक दांत क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और जब ये चर्वणक दांत दूध के दांत टूटते हैं तो उन्हीं आधार पर क्या निकलते हैं? अग्र चर्वणक दांत अनुपस्थित निकलते हैं। इस प्रकार दूध के दांतों में अग्र चर्वणक दांत अनुपस्थित होते हैं। तो इस 8वें का उत्तर हुआ क्या? अग्र चर्वणक। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पन्न में मदद करती हैं? तो निम्न में से कौन सी जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पन्न करने में मदद करती हैं? तो इसमें है पहला क्या है? कलश या गॉबलेट कोशिकाएं। कलश या गॉबलेट कोशिकाओं से किसका श्लेष्म का स्राव होता है? ये अमाशय में पाई जाती हैं। और ये श्लेष्म क्या करता है? भोजन को श्लेष्म और चिपचिपा बनाता है। दूसरा है श्लेष्मा कोशिकाएं। श्लेष्म स्राव होता है जो भोजन में मिलकर उसे चिपचिपा या चिकना बनाती है। तीसरा है मुख कोशिकाओं। मुख कोशिकाओं से क्या स्राव होता है? पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा है भित्तीय कोशिकाएं या पेराइटल या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, जिनसे HCl का स्राव होता है। और इस HCl में क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और लौह का क्या है? इन कोशिकाओं में कैल्शियम और लौह के अवशोषण की क्षमता होती है। इस प्रकार लोहा क्या होता है? हमारे
रुधिर का महत्वपूर्ण घटक होता है। इस प्रकार भित्तीय कोशिकाएं क्या करते हैं, रक्ताणु के निर्माण में मदद करती हैं। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हुआ, भित्तीय कोशिकाएं। कौन कोशिकाएं, भित्तीय कोशिकाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है, तो दूध से के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है, जिसमें है विटामिन B12। तो विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12 को क्या कहते हैं, विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन, या इसे कोबाल्ट का विटामिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कोबाल्ट का विटामिन कहा जाता है। तो क्या होता है, दूध में क्या पाया, कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है। इस प्रकार दूध के दही में रूपांतरण को, क्योंकि जो दूध में कैसीन प्रोटीन होती है वो जटिल प्रोटीन होती है, उस रूप में इसका पाचन नहीं हो पाता है। इस प्रकार अगर दूध हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक होता है, तो आमाशय में जाने के बाद अगर उसका क्या है, सरल अणुओं में विखंडन ना हो तो वह सीधे छोटी आंत में चला जाता है, जिससे उसका पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है। इस प्रकार दूध से दही में जो रूपांतरण होता है वो कहाँ होता है, अमाशय में होता है। किसको कहाँ होता है, अमाशय में होता है। और अमाशय में होने के लिए क्या है, उसमें कौन मदद करता है, विटामिन B12 मदद करता है, जिसका रसायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। अर्थात 10वीं का उत्तर क्या है, विटामिन B12। दूसरा ऑप्शन क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए को कहा गया, क्या कहा गया, प्रतिसंक्रमण रोधी विटामिन या कैरोटीन का विटामिन, या इसे क्या कहता है, रेटिनॉल कहा जाता है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इस प्रकार ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है, ये भी इसका उत्तर नहीं है। और चौथा है विटामिन ई को क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल कहा जाता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर में प्रजनन अंगों के विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। ये भी वसा में घुलनशील विटामिन है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, विटामिन B12। मित्रों, आपके पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको बताया गया कि रेनिन का स्राव किससे होता है, तो उसमें आपको बताया गया कि रेनिन का स्राव जो होता है मैकुला डेंसा कोशिकाओं द्वारा होता है। तो उसका जो एक ऑप्शन और है उसका क्या है, ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा भी होता है। दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलर उपकरण बनाती हैं, और ये दोनों कोशिकाएं मिलकर किसका स्राव करती हैं, रेनिन का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं। अब आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।